Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are again here for study our social study book after Diwali celebration. And dear students, I hope you have celebrated also the Diwali celebration very well at your homes. आपके घरों पर आपने दिवाली सेलिब्रेशन बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ सेलिब्रेट किया होगा। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी स्टडी को वापस वहीं से जहां पर हमने इसे छोड़ा था। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने दीपावली की जो हॉलीडेज या वैकेशंस थी उनमें कुछ स्टडी जरूर की होगी। जो रिटन वर्क आपने अपनी नोटबुक्स में कर रखा है उसी के बेसिस पर आपका एग्जाम होने वाला है, ये याद रखें और उसको लर्न करते रहें। और जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था दीपावली की वैकेशन से पहले कि आप अपने रिटर्न वर्क को लर्न करते रहें। और ये बिल्कुल भी नहीं आप सोचें कि बिना कोई एग्जाम के पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि गवर्नमेंट एग्जाम लेगी और एग्जाम में पास होना होगा। स्पेशली जो 8th क्लास है उसमें इस बार फेल होने का ऑप्शन भी शुरू हो गया है। इतने सालों तक 8th क्लास तक फेल होने का सिस्टम नहीं था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अब ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है अपने स्टेट लेवल पर कि 8th क्लास में बच्चे फेल भी होंगे इस ईयर से। ये जो ईयर अपना चल रहा है, करंट सेशन जो चल रहा है, 7 तक ऐसा नहीं है, अभी तक सप्लीमेंट्री का सिस्टम शुरू कर दिया गया है, लेकिन 8th क्लास में फेल होने का सिस्टम भी शुरू हो चुका है। इसलिए आप इसको थोड़ा सीरियसली लें और चीजों को लर्न करते जाएं। आप चीजों को हल्के से नहीं लें, जो भी हम स्टडी करते जा रहे हैं उसको अच्छी तरह लर्न करें, उसको पक्का याद करें और चीजों को लिख लिख करके उनकी प्रैक्टिस करें, बिना देखे लिख करके प्रैक्टिस करें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अभी तक जो सामाजिक विज्ञान है उसमें 3 बुक्स हैं और तीनों बुक्स में एक एक लेसन हम कर चुके हैं और ये अपना सेकंड राउंड स्टार्ट किया हमने। और इस सेकंड राउंड में ये जो अपनी बुक है जो कि हिस्ट्री की बुक है, एक्चुअली ये लिखा हुआ भी यहाँ पर इतिहास की पाठ्य पुस्तक, हिस्ट्री की बुक है, ये इतिहास की बुक है जिसका नाम है हमारे अतीत। और ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो 3 बुक्स है उनमें से एक बुक है। इसका ये भाग 1 है, भाग 2 अलग है, भाग 3 शायद उनमें जो लोअर क्लासेज है उनमें चलता है वो। तो ये हमारे अतीत पार्ट 3 है। तो ये हमारे अतीत का पार्ट 3 है। पार्ट 1 6 में, पार्ट 7 पार्ट जो 2nd है वो 7th में और पार्ट 3 जो है वो 8th में है। तो ये 8th क्लास की इस बुक में हम लोग 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और 2nd लेसन हम स्टार्ट कर चुके हैं। और 2nd लेसन में भी हम लोग 2 पार्ट्स इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 3rd पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा आपको। हो सकता है आप छुट्टियों में थोड़ा सा मिस हो गया हो आपके माइंड से। अपना जो 2nd लेसन है वो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत पर शासन किया एक लंबे समय तक। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, अंग्रेजों की कंपनी थी। कैसे उसने वहां की महारानी, इंग्लैंड की महारानी से अनुमति लेकर के वो कंपनी आई भारत में। दूसरे देशों के भी कई कंपनियां भारत में आ चुकी थी व्यापार करने के लिए। उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी, कंपटीशन होने लगा। पहले तो व्यापारिक कंपटीशन था, बाद में झड़प होने लगी, उनमें संघर्ष होने लग गए उनके बीच में, एक दूसरे के जहाजों को डुबो देते थे। उसके बाद में फिर उनमें ये भावना आ गई कि अब अगर दूसरी कंपनियों को खत्म नहीं किया तो अपन यहाँ पर रह नहीं सकेंगे, अगर प्रॉफिट कमाना है तो बाकी को खत्म कर दो। तो फिर उनके बीच में छोटे मोटे युद्ध होने लग गए और फिर धीरे धीरे यहाँ के भारत के जो छोटे मोटे राजा थे उनसे भी उनके छोटे मोटे युद्ध होने लगे। ये स्थिति धीरे धीरे पनप गई ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर बंगाल में उसका जो एक बड़ा एक कैंप था जहां पर वहां अधिकारी लोग रहते थे अंग्रेजों के, वहां पर उसने फिर वो किले वगैरह बनाना शुरू कर दिया, बाउंड्री बना ली। तो वहां का जो नवाब था बंगाल का, सिराजुद्दौला नाम था, उसने फिर उनको मना किया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। और लेकिन वो माने नहीं। उसके बाद में उनमें युद्ध हो गया वहां के बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में।
जिसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है, जो अंग्रेजों का पहला युद्ध था अपने देश में। बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब जो था वहां पर उस समय सिराजुद्दौला नाम का, उसके और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। तो मद्रास में भी छावनी थी अंग्रेजों की, वहां से सेना आ गई, बंगाल में उनके पास थी, तो उन्होंने, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब, उसका एक सेनापति था, वो उसने गद्दारी कर ली उसके साथ में। तो उस गद्दारी के कारण से वो हार गया बंगाल का नवाब, और अंग्रेज लोग जीत गए। और इस मीर जाफर नाम था उस सेनापति का, मीर जाफर की गद्दारी के कारण से वो सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज जीत गए। ये पहली जीत थी, यानी प्लासी का जो युद्ध था वो पहला युद्ध था अंग्रेजों का भारत में, और वो हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ये कब हुआ? 1756 में हुआ। तो ये चीजें ध्यान रखने की है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज तीसरा पार्ट इसका, कि आगे क्या है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं आगे। वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है ये, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, और हो सकता है आपको याद रह जाए। और इसमें जो सने होती है ना, वो अपने को स्पेशली याद रखनी होती है, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, बंगाल में अंग्रेज भारत में कब आए, ये जो सने होती है खास, उनको याद रखना होता है। तो प्लासी का युद्ध ये पढ़ चुके हम, कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ। अब यहां पर एक स्रोत दिया हुआ, देखिए इसके स्रोतों के बारे में हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, किस बेसिस पर इतिहास को लिखा जाता है। तो इतिहास के जो स्रोत होते हैं, जो किताबें होती है पुरानी लिखी हुई, जो लेटर्स यानी पत्र होते हैं पुराने, या जो पुरानी चीजें प्राप्त होती है जो इतिहासकारों को, उसके आधार पर वो इतिहास लिखते हैं। तो ऐसे कुछ स्रोत यहां पर साइड में दिए हुए रहते हैं, इन लेसन्स में दिए हुए हैं। ऐसा ही एक स्रोत है, ये कोई पत्र है जिसको छापा है यहां पर, नवाब की शिकायतें। जो बंगाल का नवाब था उसको अंग्रेजों से क्या शिकायतें क्या थी, वो यहां पर एक पत्र के माध्यम से यहां दिया गया। एक स्रोत है, ये एक सोर्स है इतिहास का। 1733 में युद्ध कब हुआ? 1756 में, यानी ये युद्ध से पहले की बात है। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री चलाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई, पर उन्होंने जो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। उन्होंने तो वहां पर मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी है। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए, यानी अपने अंडर में रहने के लिए तैयार कर लिया है, और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। यानी 2-3 गांव खरीदे थे उन्होंने, अंग्रेजों ने, तो वो वहां से राजस्व भी वसूल करते थे, पैसा भी लेते थे उन गांवों से। 1 लाख रुपए राजस्व भी वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। यानी वो भारत के लोगों को ही गुलाम बना के उनसे पैसा, यानी गांव जो खरीद लिए थे उन्होंने, तो वो एक तरह से गुलामी ही मानी जा सकती है उनको, कि वहां से वो राजस्व वसूल करते थे। तो ये शिकायतें थी बंगाल के नवाब को, ये शिकायतें थी अंग्रेजों से। और बाद में जाके प्लासी का युद्ध भी इसीलिए हुआ। 1733 में ये शिकायतें हैं उसको थी, ये एक पत्र के माध्यम से ये यहाँ पे बताया गया है कि ये शिकायतें थी। वो इसने खुद ने, बंगाल के नवाब ने ये चीजें लिखी थी 1733 में, और फिर 1756 में युद्ध हो गया उनके बीच में। तो ये एक सोर्स लिखा हुआ, सोर्स यहाँ पर पब्लिश किया हुआ है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। छोटे मोटे संघर्ष तो पहले जैसे दूसरी कंपनियों के साथ भी उनके होते रहते थे, जैसे फ्रांस की कंपनियां थी, हॉलैंड से डच थे, तो वो दूसरी कंपनियों के साथ जहाज डुबो देना, छोटे मोटे संघर्ष वो तो चलते रहते थे। लेकिन भारत में किसी राजा के साथ में बड़ी जीत, पहली बड़ी जीत थी प्लासी का युद्ध। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया।
जो बंगाल का नवाब था ना सिराजुद्दौला, उसको मार दिया अंग्रेजों ने और मीर जाफर नवाब बना। जो गद्दारी की थी जिसने सेनापति ने सिराजुद्दौला के साथ में, उसने इसी बेसिस पे गद्दारी की थी कि भाई हाँ तुझे बना देंगे नवाब, अंग्रेजों ने उसको ये कहा था, तो उसको नवाब बनाया। मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। यानी कंपनी ने युद्ध जीता, खुद राजा भी बन सकती थी कंपनी उस बंगाल की, लेकिन उन्होंने उसको बैठा दिया जो उनके पक्ष में आ गया था, मीर जाफर को ही बना दिया बंगाल का नवाब, क्योंकि उनको ये इस चक्कर में पड़ना नहीं था, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य तो पैसा कमाना था। तो पैसा कमाने का ही उद्देश्य था और उनका ही आदमी बन गया बंगाल का नवाब। तो अब उनके कोई अड़चन भी नहीं थी, तो अपना पूरा ध्यान वो पैसा कमाने के लिए और व्यापार को बढ़ाने में लगाना चाहते थे, और इस चक्कर में उस हेडक में नहीं पड़ना चाहते थे वो कि भाई साम्राज्य स्थापित किया जाए, या फिर इसमें समय भी देना पड़ता है फिर राज्य चलाने के लिए। तो वो उनका उद्देश्य व्यापार फैलाने का था। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। अब उनका ही आदमी था वो मीर जाफर, उन्होंने ही बनाया उसको, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं दिक्कत आती ही थी। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। अब वो गुलाम बन के तो अंग्रेजों के रह नहीं सकते थे, क्योंकि आखिर तो नवाब थे, तो जनता की नज़रों में सही रहना पड़ता था, तो थोड़ा बहुत अकड़ भी दिखानी होती थी उनको। फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। पहले तो सिराजुद्दौला था, फिर मीर जाफर को बना दिया कंपनी वालों ने। अब मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा, वो भी परेशान करने लगा, तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। देखिए बक्सर की लड़ाई हुई उसके बाद में। पहली लड़ाई कौन सी हुई? 1757 में प्लासी का युद्ध। उसके बाद बक्सर की लड़ाई 1764 में, 57 के बाद 64 में बक्सर की लड़ाई में फिर मीर कासिम को हराया, उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। लो, कासिम को हरा के वापस पहले वाले को बना दिया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। अब उसको कह दिया भैया कि हर महीने 5 लाख रुपए देने हैं तुझे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में देखिए, 64 में क्या हुआ? 64 में बक्सर की लड़ाई हुई, वापस मीर जाफर को बना दिया। तो 64 के बाद 1 साल बाद यानी 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई, ये ऑटोमेटिकली जैसे मृत्यु हो गई उसकी मीर जाफर की, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए, यानी उनको लगता था कंपनी वालों को, पहले तो वो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, साम्राज्य वगैरह के चक्कर में, क्योंकि उनको पता था कि अपना ध्यान फिर व्यापार से कम हो जाएगा। लेकिन बार बार 2-3 प्रकार के नवाब बना दिए, फिर भी हर एक नवाब उनको परेशान करता था, या आखिर उसको भी अपना साम्राज्य चलाना होता, तो इनके लिए तो वो परेशानी थी। तो 2-3 प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके देख लिए इन्होंने, पर हर बार सक्सेसफुल नहीं रहे ये। तो अब उनका इरादा बदल गया, अब कंपनी का, यानी खुद ही शासन करने का हो गया लगता है। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए लॉर्ड क्लाइव था उस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो अधिकारी था भारत में, लॉर्ड क्लाइव, उसने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब 2-3 नवाब बना के देख लिए उन्होंने। पहले मीर जाफर को बनाया, फिर जाफर को हटा के कासिम को बनाया, फिर कासिम को हटा के जाफर को बनाया। फिर अब उन्होंने कहा कि भाई किसी को भी बना दो, दिक्कत रहती है, तो अब हम खुद ही नवाब बनेंगे, कंपनी ने कहा। और ये कौन कहने वाला था? लॉर्ड क्लाइव जो था वो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था यहाँ पर उस समय कंपनी का। तो वो यानी क्लाइव ये एक ऐसा व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था वो, जिसने कि यहाँ साम्राज्य स्थापित करने की पहल की। आखिरकार 1765 में मृत्यु हुई जाफर की, और उसी साल 1765 में
मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मतलब मंत्री, जो पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू इकट्ठा करता है। तो मुगल सम्राट ने कंपनी को ही दीवान नियुक्त कर दिया, भाई तुम ही इकट्ठा कर लो, क्योंकि वो 5-5 लाख रुपए मांगते थे हर महीने। तो उस जो भी बना नया जाफर की मृत्यु के बाद में, उसने कहा कि भैया तुम ही इकट्ठा कर लो। दीवानी मिलने के कारण, दीवानी मतलब दीवान कौन होते हैं? मंत्री लोग जो इकट्ठा करते हैं पैसा, टैक्स लेते हैं जनता से। तो दीवानी का अधिकार मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब वो सीधा टैक्स वसूल सकते थे। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। यानी व्यापार तो 18वीं शताब्दी की शुरू से, यानी 1701 से ही उनका व्यापार तो भारत में बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। अब वो व्यापारी थे, इंग्लैंड से आए हुए थे वो, ब्रिटेन से, तो वो भारत से चीजें ले जाते थे, लेकिन बदले में अपने देश से सोना और पैसा लेके आते थे, चांदी और सोना। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए और कोई चीज नहीं थी। अब हालत देखो, यानी क्या हालत थी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की उस समय, कि उनके पास ऐसी कोई वैल्यूबल चीज ही नहीं थी सोने चांदी के अलावा, जो वो बेच करके भारत में, मतलब भारत खरीद ले उस चीज को और अपनी चीजें दे दे उनको। उनकी हालत ये थी, यानी भारत कितना उन्नत था उस समय, ये अपन सोच सकते हैं कि उनके पास उस समय कोई बेचने के लिए चीज नहीं थी सोने चांदी के अलावा। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। यानी अब तो वो यहीं से पैसा इकट्ठा करते जनता से और वो पैसा देते और उससे सामान खरीद लेते। यानी खुद के घर से कुछ नहीं लाना, अब उनको यहीं से लेना, यहीं पर कमाना, यानी सारा सिस्टम यहीं से हो गया उनको। और अब ना बंगाल की दीवानी जब उनको मिल गई 1765 में, तो अब उनको बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने देश से। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। यानी जितना खर्चा उनको करना था वो सब वो कर सकती थी। ऐसा सिस्टम उनका बन गया। बंगाल उनके कब्जे में आ गया, दीवान बन गए। वो बंगाल के राजा तो नहीं थे, सम्राट तो नहीं बने, सम्राट तो वो कोई जो भी थे नवाब लोग थे, लेकिन कब्जा उनका ही था। दीवानी उनको मिल गई, टैक्स वो वसूल करते थे सीधा जनता से, और इतनी कमाई वो होने लगी उनकी, किले विले बना सकते थे, फौजें वो रख सकते थे, और कोई चीज सामान खरीदना तो खरीद सकते थे, और खुद के देश से कुछ लाना नहीं उनको। तो ऐसी स्थिति उनकी बन गई 1765 में। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का मतलब क्या था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। कहने को नवाब दूसरा था, दीवान ये लोग थे, लेकिन असली ताकत तो अब अंग्रेजों के पास ही थी। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लग गया था। यानी अंग्रेज अधिकारी जो लोग थे वो खुद को ही नवाब समझ बैठे, क्योंकि उनको लगता था अपना ही राज है, अपने ही कब्जे में है बंगाल पूरा, असली ताकत तो अपने पास है। तो वो खुद ही नवाबी स्टाइल से रहने के ख्वाब देखने लगे और उसी तरह से जीने के शुरू कर दिया उन्होंने। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। उनको बेचारों को नाम नवाब था पर गुलाम बना दिया उनको कहा कि अब जो भी अफसर है ना कंपनी के, उनको गिफ्ट दो, जमीनें दो, पैसा दो गिफ्ट में। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव जो सबसे बड़ा अधिकारी था उस समय, वो उसने खुद के नाम पे बहुत गिफ्ट वगैरह लेके, जमीनें लेके और खुद का बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली उसने भारत में। 1743 में देखिए, 1765 में उनको ये मिली थी दीवानी, उससे पुरानी बात बताई जा रही है। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, अब चेन्नई नाम हो गया है मद्रास का,
जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था, कौन, लॉर्ड क्लाइव, बात उसकी हो रही है, अंग्रेजों की नहीं हो रही है। ये जो बड़ा अधिकारी बदलते रहते थे, इंग्लैंड से जो रानी महारानी या इन कंपनी के जो लोग थे वो अलग अलग बड़े अधिकारियों को भेजते रहते थे। तो लॉर्ड क्लाइव 1743 में आया था, वो इंग्लैंड से मद्रास आया वो, अब जिसका नाम चेन्नई है। तो उसकी उम्र 18 साल थी, यानी 18 साल का ही वो आया था। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहां उसकी दौलत 4,01,102 पौंड के बराबर थी। 4 लाख पौंड। अब पौंड जो है वो अपने यहाँ की मुद्रा नहीं है, इंग्लैंड की मुद्रा है, पौंड वहाँ चलता है। तो ये एक बड़ी रकम होती होगी, काफ़ी बड़ी रकम, इसीलिए यहाँ पर इस तरह से इसको दिया गया है। तो 4 लाख पौंड के लगभग थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। यानी उसको कंपनी ने कहा था कि भाई अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको खत्म करना है। लेकिन 1772 में, यानी कि 1772 का मतलब हो गया कि उनको दीवानी मिलने के बाद की बात है। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। अब भ्रष्टाचार क्या है, पूरा ही भ्रष्टी मामला था उनका। दूसरे देश में आके अधिकार करके बैठ गए और यहीं के लोगों का शोषण कर रहे हैं। और अब भ्रष्टाचार फैल गया, कंपनी के अधिकारी जमीनें ले लेना, पैसे ले लेना यहाँ के नवाबों से और लोगों से, जबरदस्ती करना। तो ऐसा भ्रष्टाचार हटाने के लिए उसको कहा गया जब वो दूसरी बार गवर्नर बना, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार करने लग गया। और इसलिए 1772 में ब्रिटिश की जो संसद थी, यानी उसके देश की जो संसद थी, उसमें वहां पर उसको भ्रष्टाचार पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसके पास ये जो 4 लाख पौंड की संपत्ति उसने इकट्ठी कर ली, वो वहां की जो सरकार थी इंग्लैंड की, वो उसको लग रहा था कि ये 2 नंबर का काम भारत में कर रहा है, अपने नाम से संपत्ति इकट्ठी कर रहा है। तो वो उनको संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से तो बरी कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब देखिए, पैसे से सब कुछ नहीं होता, ये भी एक निष्कर्ष निकलता है कि देखिए कितना पैसा उसने जमा कर लिया, और भारत में सबसे बड़ा अधिकारी था वो अंग्रेजों का, पर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। तो आज उसको देखो क्या करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी 1774 में। यानी कि मतलब उसके जितना पैसे वाला नहीं था कोई, पावरफुल नहीं था कोई, फिर भी उसको आत्महत्या करनी पड़ी। यानी पैसा सब कुछ नहीं है, आदमी को सही रास्ते पर चलना चाहिए, ये भी यहाँ पर ध्यान में आता है। तो 1774 में देखिए, 1743 में वो आया भारत में, 18 साल का था, और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। ये लॉर्ड क्लाइव की हिस्ट्री है, और इसके बीच में उसने भ्रष्टाचार किया। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठी नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए कंपनी के और दूसरे अफसर। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे, नवाब कहते थे। तो वहाँ जो अंग्रेज अफसर जिंदा लौट गए, बाकी कई अंग्रेज अफसर तो यहाँ पर युद्धों में मारे गए, भारत के लोगों ने संघर्ष किया उनसे, और बाकी जो जीवित चले गए ना, उन्होंने कमाई करके ले गए वो। तो वहाँ पर अच्छी तरह उन्होंने अपने देश में ब्रिटेन में जाकर के ऐश आराम का जीवन जिया। नवाब वहाँ पर इनको कहते थे। ये भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया, नवाब कहते थे उनको। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो ये ऐसा हुआ। ये आज अपना एक पार्ट हो गया है। हालांकि अभी ये कहानी काफ़ी लंबी चलेगी, लेकिन आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने 2-3 प्रकार के नवाब चेंज किए। पहले मीर जाफर को बनाया था प्लासी के युद्ध के बाद में,
वो गड़बड़ करने लग गया उनके हिसाब से, तो उसको हटा करके मीर कासिम को बनाया। कासिम ने भी सही उनके हिसाब से नहीं चला तो कासिम को हटा के वापस जाफर को बनाया। जाफर ख़त्म हो गया तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई अपन खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि जिसको बनाते हैं वही सरदर्द पैदा करता है। तो फिर वो खुद ही मतलब खुद तो नहीं बने, लेकिन दीवानी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। दीवानी मतलब टैक्स वसूल करने का काम, सीधा बंगाल से टैक्स वसूल करते थे। और फिर इतना टैक्स आने लग गया उनके पास कि बाहर से अपने देश से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको। सोना चांदी यहीं इतना पैसा उनको कमाई हो जाती थी कि यहीं से वो व्यापार करने लगे। और बाद में हालांकि वो भ्रष्टाचार भी किया कई अफसरों ने, कईयों ने नहीं भी किया, लेकिन कईयों ने किया भी भ्रष्टाचार। और लॉर्ड क्लाइव था उस समय अफसर उनका सबसे बड़ा, वो 43 में आया था, 1743 में है, 43 में भारत में आया था वो इंग्लैंड से मद्रास में 18 साल की उम्र में। और 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। उस पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे। 4 लाख पाउंड की संपत्ति उसने भारत में इकट्ठी कर ली। तो ऐसा, और उसके बाद में ये भी बताया गया है आज की स्टडी में कि यहाँ से जो जिंदा अपने देश में पहुंच गए वो लोग, जो अंग्रेज अफसर जो भारत में आते थे वहाँ से, तो वो बड़े दौलत कमा के यहाँ से गए। और 2 नंबर से ही कमती है दौलत तो ज़्यादा, तो यहाँ से भ्रष्टाचार करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके ले गए, क्योंकि तनख्वाह ही उनको मिलती थी, तो तनख्वाह से तो इतना होता नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया और बहुत सारी दौलत इकट्ठी करके अपने देश में ले गए। वहाँ जो जिंदा पहुँच गए वो अच्छी तरह जिए, बड़े पैसे वालों में फिर वो उनका नाम आने लगा वहाँ ब्रिटेन में। तो ऐसा यहाँ पर चलता रहा। अब अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कंपनी का फैलता शासन। अभी बंगाल में कंपनी, अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि बंगाल में कंपनी का राज हो गया। राज तो नवाब का था, लेकिन असली ताकत उनके हाथ में आ गई। नवाब तो उनकी कठपुतली बन के रह गया। तो बंगाल पे उनका आधिपत्य, सबसे पहला आधिपत्य कहाँ हुआ उनका? बंगाल पे। अब लेकिन हम जानते हैं कि बाद में तो कंपनी पूरे देश पे शासन किया उन्होंने। तो अब कैसे फैली आगे कंपनी का फैलता शासन, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जो भी सन वगैरह है इनको आप रफली लिख करके याद करने की कोशिश करें, कौन सी सन में क्या काम हुआ था, और चीज़ों को रिवाइज करते रहें। पहले जो हमने किया है, जो भी रिटर्न वर्क किया आपने, उसको रिवाइज करते रहें। और रोजाना लर्न करने के लिए 1 घंटा कम से कम लगाते रहें। हर सब्जेक्ट में लर्न भी करते जाएं। तो हम लोग मिलेंगे, हम आगे की जो कहानी है वो पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, कि कंपनी का शासन भारत के अन्य हिस्सों में किस तरह से फैला और कहाँ पर पहले उनका शासन फैला, किन किन से उन्होंने संघर्ष किया, क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, सी यू एंड बाय।